अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं अब आपको करवाने लगी हूँ हमारे चैप्टर 7 का क्विज़ और ये हमारा पहला क्विज़ है इस चैप्टर का, जिसमें हम एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें आता है वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ हमने ये भी प्रॉपर्टी देखनी है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्विज़ है जिससे हमें पता लग जाएगा पेपर में क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 7 का मतलब कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 15 हमारी बुक का अबाउट वाटर, इससे रिलेटेड अब हम करने लगे कुछ क्विज सॉल्व, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स बदल जाती हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने वही बताना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट किस तरह से चेंज होती है उस तरह हम टॉपिक्स को बारी बारी लेके चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर आपका एक्सरसाइज में से आए, इसीलिए आपको क्विज सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो जो पहला क्विज हम सॉल्व करने लगे, इसमें हम दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, दो टॉपिक्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक हमारा टॉपिक है जिसमें हमने वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करनी है और दूसरा हमारा टॉपिक है जिसमें हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट बात करनी है। क्योंकि हमने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। पहले क्विज के इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज वाटर इज कंपोज्ड ऑफ। देखें, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया कि वाटर किस किस चीज़ से बना होता है। वाटर जिस चीज़ से बना है ये हमेशा याद रखना है कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो क्योंकि है नहीं, इसीलिए आप सब ने इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं भूलना। और क्या केमिकल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बना देगा वाटर। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए लिखा है। तो इसका मतलब है, अगर हम ए ऑप्शन देखें जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन तो होता है वाटर में, साथ ही साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी होता है वाटर में, लेकिन क्या कार्बन होता है वाटर में? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास वाटर में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब अगर बी ऑप्शन पे जाए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास गलत ऑप्शन हो जाती है, नाइट्रोजन वाली ही सी ऑप्शन है, इसी तरह वो भी रूल आउट हो जाएगी। देखिए, आपकी ऑप्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स का लिखा होना जरूरी है जिसका हम बात करें, जिसके बारे में पूछा गया है। तो आप डी ऑप्शन को देखें कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। केमिकल रिएक्शन नहीं भूलना क्योंकि आपसे पूछा जाता है। अब माइंड में आएगा कि केमिकल रिएक्शन हमने कब पढ़ा था। हमने फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, कि वाटर की फॉर्मेशन का क्या रिएक्शन है, कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और कैसे इनका जो रिएक्शन होता है उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा आइडिया दूं। आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वाटर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल ना 10th ग्रेड आपका रिएक्शन से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पे। सी लेवल का क्या मतलब होता है वो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी डिटेल में, लेकिन ये जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारी बुक में मेंशन्ड है, इनको बिल्कुल नहीं भूलना। देखें, सी लेवल की जब बात आएगी ना, पहला तो आपका स्टेटमेंट से क्यों है सी लेवल। सी लेवल की जब बात आएगी, इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था सी लेवल पे भी फिक्स्ड है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, साथ ही साथ माउंटेनियस एरियाज पे डिफरेंट हो जाता है लेकिन वहां पे भी फिक्स्ड है। तो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, लेकिन हर रीजन में ये वैल्यू फिक्स्ड रहती है। तो वैल्यू क्या है आप सबको याद होगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी एमसीक्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले होते हैं ना, उसमें जो मर्जी वैल्यूज हो, हमने सिर्फ ये देखना है कि जो स्पेसिफिक वैल्यूज हमने याद की है वो कौन सी ऑप्शन में है। बाकी 20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, ये क्योंकि देखिए फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट नहीं कर रही, हो सकता है ये किसी का फ्रीजिंग पॉइंट हो लेकिन वाटर का नहीं है। वाटर का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और सी ऑप्शन अगर आप देखें 100 डिग्री सेल्सियस, वो भी वाटर से रिलेटेड है, लेकिन याद रखना है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है वाटर का। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जहां पे वाटर बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, मतलब के आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज। ये बात तो मैंने आपको समझाई थी कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों होती है। ठीक है, लेकिन अब वो होती कितनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या आती है कि आप देखें फर्स्ट ऑप्शन के अलावा बाकी आपकी तीनों ऑप्शंस में 1 वैल्यू लिखी हुई है।
तो ऐसा नहीं समझ लेना कि जिसमें हमने 1 देखा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके यहाँ पे यूनिट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपने यूनिट्स गलत सेलेक्ट कर लिए तो वैल्यू सही भी हुई तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यूनिट्स ही तो बता रहे होते हैं कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है, तो याद रखना है आपने इसके यूनिट्स को। डेंसिटी का यूनिट पहले आप तो ये देखें ना कि क्या होता है। डेंसिटी का यूनिट स्टूडेंट्स मैस ओवर वॉल्यूम होता है, ठीक है। मैस ओवर वॉल्यूम का क्या मतलब है? मैस होगा आपका ग्राम्स में और वॉल्यूम होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट है इसीलिए वॉल्यूम के यूनिट के साथ ही रिलेट करना है, क्योंकि उन्होंने पूछा ही हमसे ये हमारे पास डेंसिटी का यूनिट है। तो डेंसिटी का यूनिट के क्योंकि हमने साथ रिलेट कर देना है, जो हमसे बात की गई है कि मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है, वो है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये ना हो कि सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर +3 लिखा हो और आप उसको करेक्ट ऑप्शन कर दें, जिस तरह हमारे पास बी ऑप्शन में है। तो ये बी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखें एक तो सेंटीमीटर ही नहीं लिखा हुआ, मीटर लिखा हुआ है, तो यूनिट गलत हो गया। इस वजह से ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखें, इन्होंने यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यूब नहीं है। क्यूब होना ज़रूरी है क्योंकि हमने अभी डेंसिटी का फॉर्मूला देखा है कि वॉल्यूम के लिए क्यूब का होना ज़रूरी है। अगर आप डी ऑप्शन देखें तो सिर्फ ये वो ऑप्शन है जिसमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, और यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये सही उसका फॉर्मूला है। तो वैल्यू भी ठीक होनी चाहिए, उसका जो यूनिट है वो भी ठीक होना चाहिए, तब आपकी वैल्यू सही होगी, ठीक है, वरना वो सही वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमसे पूछा गया सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज। सरफेस टेंशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो ये एमसीक्यू बड़ा आसान होगा, लेकिन आपने ये याद रखना है कि सरफेस टेंशन को हमने पढ़ा कहाँ पे था, किससे रिलेट करके पढ़ा था। देखिए वाटर की सरफेस टेंशन किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है, आगे वो डिपिक्ट कर रही है कि वाटर का कैपिलरी एक्शन क्या है। और कैपिलरी एक्शन क्या चीज़ होती है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये जो मूवमेंट होती है। तो क्योंकि सरफेस टेंशन आपके पास यहाँ पे कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि इन दोनों बातों को हमने रिलेट करके पढ़ा है, इस वजह से भूलना नहीं है कि अगर पूछा जाए कि सरफेस टेंशन क्या उसकी वैल्यू ज़्यादा है कम है, अगर आप ऑप्शंस देखें, पहला है हाई, सेकंड इज लो, उसके बाद है मॉडरेट एंड कंपेरेबल। मॉडरेट का मतलब होता है कि मतलब ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, लेकिन कंपेरेबल का मतलब होता है कंपेरेबल के किसी और वैल्यू से आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरेबल भी नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ किसी वैल्यू से कंपेयर कर नहीं रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, तो या तो ये हाई है या ये लो है। तो कैपिलरी एक्शन के लिए सरफेस टेंशन का क्योंकि हाई होना ज़रूरी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करके याद किया करें, फिर पढ़ा करें, वरना आपको ये चीज़ें भूलने लग जाएंगी। अगर आपको ये पता होगा कि सरफेस टेंशन का हाई होना क्यों ज़रूरी है, तभी आपको याद रहेगा कि सरफेस टेंशन वाटर की हाई है या लो, वरना रट्टा मारने से ये चीज़ भूल जाएगी, ठीक है। हमने ये एमसीक्यू भी कर लिया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वाटर डिजॉल्व्स नॉन आयोनिक कंपाउंड्स बाय। अच्छा, अब ये एमसीक्यू किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये है उस टॉपिक से रिलेटेड जिसमें हमने बात की थी कि वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। और साथ ही साथ हमने क्या कहा था कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन जब हमने उन कंपाउंड्स की बात की थी तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया था कि कंपाउंड्स आयोनिक भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स नॉन आयोनिक भी हो सकते हैं। अब अगर कंपाउंड्स आयोनिक हैं तो डिसॉल्विंग की जो प्रॉपर्टी है वो उसके पीछे जो फोर्सेज हैं वो और होंगी, केमिस्ट्री पूरी बदल जाएगी। और अगर कंपाउंड नॉन आयोनिक है तो भी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि अगर कंपाउंड आयोनिक होगा तो क्या होंगी फोर्सेज, आप सबने याद रखना है। आयन डाइपोल फोर्सेज की वजह से ये डिसॉल्विंग होगी, ठीक है, आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड नॉन आयोनिक है फिर भी आप अगर वो देखें डिसॉल्विंग किस वजह से होगी, ये बात याद रखनी है। अगर कंपाउंड नॉन आयोनिक है इसका मतलब है उसके ऊपर आयोनिक चार्जेस तो नहीं है लेकिन पोलैरिटी ज़रूर है। ये सारी बातें हमने क्योंकि की हुई हैं इसलिए आपको याद होगा। तो नॉन आयोनिक किस वजह से डिसॉल्व होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब ये बात बताने का मकसद क्या था? ये बात बताने का मकसद ये था कि स्टेटमेंट में पहले इस बात पे गौर करें कि आपसे किस कंपाउंड का पूछा गया है, आयोनिक का पूछा गया या नॉन आयोनिक का। क्योंकि हमें ये तो पता चल जाता है कि फोर्सेस कौन सी हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी में क्योंकि रीड करते हैं स्टेटमेंट को तो हमें ये नहीं ध्यान में रहता कि हमने किससे रिलेटेड फोर्स को सिलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें नॉन आयोनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, ये आपका क्यू है, स्टेटमेंट आपको आंसर तक लेके जा रही होती है। एमसीक्यू की स्टेटमेंट को हमेशा गौर से पढ़ा करें। तो नॉन आयोनिक का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन आयन आयन फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आयन डाइपोल फोर्सेस, ये तो हमने अभी देख लिया आयोनिक के लिए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी।
थर्ड ऑप्शन देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फोर्थ है कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी हमने देख लिया कि हो सकता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्विंग की प्रॉपर्टी नहीं होती। इस वजह से आपने याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स भी देखें, कोवेलेंट बॉन्ड्स तो कितने तरह के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स तो ऐसे भी हैं जो पोलर होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसे भी हैं जो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड्स पे हम बेस नहीं कर सकते डिसॉल्विंग की प्रॉपर्टी को। किस फोर्स पे हम बेस कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ठीक है, यहाँ पे इसी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस करके हमने कहा कि नॉन आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व कर जाएंगे। ये कौन से नॉन आयोनिक कंपाउंड्स है? जाहिर सी बात है अगर वो आयोनिक नहीं है तो वो कोवलेंट है, और कोवलेंट है तो फिर उनमें कौन सी ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टी है? वो पोलर इन नेचर है। ठीक हो गया, आप चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, अब वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट्स के वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट इस वजह से है क्योंकि इसकी नेचर पोलर है। ठीक है, पोलैरिटी की वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन देखिए, उन्होंने पूछा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर वाटर यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट तो वो किस किस चीज़ के लिए एक्ट कर रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट जब आप लेके चलेंगे तब पता लगेगा। मैं इस पर क्यों एम्फोसाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा पोलैरिटी को देख के उसी को आंसर मार्क कर देते हैं, ये नहीं देखते कि बाकी ऑप्शंस क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी वाटर की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स से डिसॉल्व होना है। ये बात याद रखिएगा कि आयोनिक कंपाउंड्स का डिसॉल्व होना बहुत आसान है। वाटर पे पार्शियल चार्जेस है, आयोनिक कंपाउंड्स पे कंप्लीट चार्जेस है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे तो डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन जब बात आती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तब कौन सी चीज़ है जो कि डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी करवा रही है? तब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस वजह से याद रखना है कि आपके पास पोलैरिटी भी रीज़न है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी भी रीज़न है। इसका मतलब है कोई ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए जिसमें लिखा हो बोथ ऑफ देम। ठीक है, अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें नॉन पोलैरिटी, वाटर नॉन पोलर तो है नहीं, क्योंकि वाटर पोलर है, इससे ये ऑप्शन हमारी वैसे ही गलत हो जाती है। डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, और यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जिक्र हो रहा है वाटर की पोलर नेचर का और साथ ही साथ जिक्र हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी का। ठीक है, अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस है जो पेपर में पूछे जाते हैं, ये पिछले पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, और क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं थे, इससे ज़रा इनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन एनी 4 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखिए स्लैश के साथ आपसे 4 2 क्यों लिखा हुआ है कि आपको ये पता हो कि वाटर की जितनी प्रॉपर्टीज है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में सारी की सारी भी पूछी जा सकती हैं, और आपसे ये भी कहा जा सकता है कोई सी 2 मेंशन कर दें, कोई सी 3 मेंशन कर दें। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिखनी ज़रूरी है? आप सबने वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये ज़रूर लिखना है। साथ ही साथ वाटर के सरफेस टेंशन की बात भी करें कि इसकी हाई सरफेस टेंशन है। कैपिलरी एक्शन का जिक्र ज़रूर करें जब आप सरफेस टेंशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी बात देख ले। तो ये सारी की सारी जो वाटर की प्रॉपर्टीज़, आपने 6 वाटर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना अपनी बुक में, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो बताई गई हैं आपने वही लिखनी है। अगर आपसे कहा है सारी लिखें तो फिर सारी लिखें, अगर आपसे कहा है कि कोई 2-3 लिखें तो सिर्फ आप उतनी लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हीट कैपेसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने इस पर बड़ी डिटेल में बात की थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ पॉइंटर फॉर्म में किस तरह से आपने लिखना है। देखिए वाटर की जो हीट कैपेसिटी है ना, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, इसी वजह से क्या होता है कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, सीधी सी बात है। वाटर की हीट कैपेसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। ठीक है, अब अगर वाटर की हीट कैपेसिटी जिसकी क्या वैल्यू है आप सबको याद होना चाहिए, उसकी वैल्यू है 4.2 जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन। अगर वाटर की हीट कैपेसिटी की वैल्यू ये नहीं होती है तो क्या होगा कि नाइट का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और दिन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पे। ठीक है, तो ये जो वाटर की हीट कैपेसिटी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपन्स इफ अ लंप ऑफ सीजियम इज ड्रॉप टू वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ रिएक्शन वाटर बेशक सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन हर रिएक्शन आप लेबॉर्ट्री में या अपने घर में नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि देखें अगर सीजियम को वाटर में ऐड किया
तो फ्लास्क की बर्स्ट हो जाएगा, इतना विगरस रिएक्शन होता है। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं केमिस्ट्री में बहुत से रिएक्शंस में ख्याल करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाटर इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब वाटर के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की बात करनी है स्टूडेंट्स, याद रखना है आप सबने कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है सबसे पहले अपने पोलर नेचर की वजह से, ठीक है, और दूसरा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी की वजह से। तो जब ये बातें लिखेंगे पेपर में तो साथ ये भी बताइएगा कि वाटर क्योंकि पोलर है तो ये आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करता है, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी परफॉर्म करता है तो ये कौन से कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स को। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि दोनों चीजें आपने जरूर मेंशन करनी है जब भी वाटर को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेना है। अगर तो आयोनिक और नॉन आयोनिक मेंशन्ड नहीं है, तो अगर आपसे कोई एक स्पेसिफिकली पूछा हो आयोनिक का या नॉन आयोनिक का, तो फिर आपने सिर्फ उसमें जो फोर्सेज एक्ट करी हैं उनकी बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें वाटर में सॉल्युबिलिटी के पीछे रीजन क्या है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब जाके डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी होती है। नॉन पोलर कंपाउंड्स पे कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, जिस वजह से वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने ये जरूर लिखना है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स में कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, नो चार्जेस इन नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स आपके कोई भी हो सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली ये होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स ही तो वो कंपाउंड्स हैं जिनमें चार्जेस नहीं होते। ठीक है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस थे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अभी हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, इसके अलावा हमने पूरा चैप्टर क्विज फॉर्म में कवर करना है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर रिवाइज कर लेने हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं और पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको और भी डिटेल में बता दिया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी ज़रूर रिवाइज करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मज़ीद भी हमारे टॉपिक्स हैं, मज़ीद भी उनसे रिलेटेड MCQs हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही था। आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।